ऐमन हसन, अलिशबा इबाद, अलीज़ा असलम, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक। आपका क्या नाम है? सफीना। सफीना मैं लगा देता हूँ। हमारी वो बंद हुई हुई है, उधर लिख देता हूँ मैं, नीचे मैं लिख देता हूँ कि आप प्रेजेंट है, क्योंकि इधर से बंद हुई है। अनस निसार, अरसलान खान जुनेजो। मैंने उनको कहा था कि आके जब मैं आ जाऊँ ना अटेंडेंस मार्क करवा लें। अरसलान खान जुनेजो, असदुल्ला खान, हसील, अतिया अजीज़, आयशा खालिद, बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ईमान, फरिया अहमद, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुगल, लबीबा महमूद। ये क्या है लबीबा? आप है। लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, महम खान, मनाहिल शाहिद, मारिया नसीम, महक। कल ये चीज़ मैं चेक कर चुका हूँ। सिर्फ 8 स्टूडेंट ऐसे हैं उनकी ऑनलाइन क्लास का है ये मसला, बस और किसी का भी नहीं है। वैसे 8 स्टूडेंट हैं, मैं उनके नाम वहाँ से मैंने ले ली है लिस्ट, सिर्फ उनको मैं कंसिडर करूँगा, बाकी किसी को प्रेजेंट नहीं करूँगा। मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नाज, निमरा अत्तारी, उमेहा बिनत आरिफ। और उन 8 स्टूडेंट्स को भी कल मैंने यही कह दिया था कि आप यहीं आकर ऑनलाइन क्लास में इधर भी आ जाइएगा थोड़ी देर। नमरा नाज, निमरा अत्तारी, उमेहा बिनत आरिफ, कुरतुल ऐन, रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, रमज़ान। अच्छा, समीर समी, शफ़ान, शाज, शीज़ा खान, सोहा खान, सुंगर रानी, सुहानी, सईदा फ़िज़्ज़ा इसरार, सईदा हुनैज़ा अली, सईदा तूबा इम्तियाज़, सईदा तूबा किरण, तैयबा, तहरीम वक़ार, वानिया खान, युसरा हयात, उम्मे अतिया, ज़हरा, ज़ीनिया अली। जो बैठे में इनमें से तो कोई नहीं रह गया? इन सब का नाम हो गया? असल में स्टूडेंट्स का इतना कोई इशू है नहीं, वो क्लास में आ सकते थे। सिर्फ 8 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी ऑनलाइन क्लास है इस दौरान, बस, बाकी किसी का इशू नहीं है। उन 8 स्टूडेंट्स के भी मैंने नेम ले लिए हैं, उनको थोड़ा कंसिडर मैं कर दूंगा, लेकिन उनको भी मैंने कल यही कहा था कि आप यूनिवर्सिटी में आके ऑनलाइन क्लास लीजिएगा कल, ताकि आप क्लास में भी आ सकें। अब मुझे ही देख लें, मैंने खाना भी नहीं खाया, नमाज भी पूरी नहीं पड़ी थी, और मैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी भाग कर आया हूँ क्लास लेने। एयरपोर्ट कैंपस से आया हूँ, एयरपोर्ट पे इतना रश था, तभी तो ये थोड़ा सा मैं वो हो गया। वैसे तो खैर मैं तो टाइम पे पहुँच गया, 3:15 का ही मैसेज चलाया था, लेकिन मैंने 2:30 इसलिए कहा था ताकि हम सुकून से ना जल्दी क्लास फारिग कर लेंगे। मैं पहुँच जाता, रश बहुत था, मुझे आधा घंटा वहाँ पे लेट हो गया। क्या हो गया?
नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल है आपकी लास्ट क्लास है ना? ये 13 क्लास है, नेक्स्ट जो है वो 14 क्लास है। कौन आए हैं अभी? अच्छा, एक मिनट। कशम मुगल और दूसरे मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद बख्श कहाँ गया? तुम लोग की अटेंडेंस मैंने कल दे दी थी, जो मुझे लिस्ट मिली थी, अभी तक सही नहीं हुई है। नहीं, वो आएंगी तो लग जाएगी, इधर ही है ना? क्या नाम है? अच्छा हाँ, उसकी लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। जो पाकिस्तानी स्टडीज़ में आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, वो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स भी हैं। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, बहुत सारे मसाइल ऐसे भी हैं जो मुल्की सतह पे, मुल्की एतबार से पाकिस्तान को वो मसाइल दरपेश हैं, और उनमें जो बड़े बड़े दो चार मसाइल हैं उन पर हम इंशाल्लाह आज बात कर लेते हैं, ताकि वो हमारे सामने आ जाए। अभी जो आए, आप क्या नाम है आपका? शाज। और अरसलान भाई, अरसलान खान जुनेजो। और कौन है? हुदा। अच्छा, तो टेररिज्म प्रॉब्लम वर्ल्डली प्रॉब्लम है देखा जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो माशाल्लाह बड़ी खुसूसियत के साथ ये मसला दरपेश है। और पाकिस्तान, गोया पाकिस्तान का ही ये मिशन है कि हमने टेररिज्म को सॉल्यूट करना है, टेररिज्म के मसले को हमने क्या करना है? ख़त्म करना है। तो ये पाकिस्तान के पास ये मिशन है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेररिज्म हैव लेड पाकिस्तान नाउ। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मसाइल को लेते हुए, दहशतगर्दी को देखते हुए, तो वो दो किस्म की दहशतगर्दी है। आप भी जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से कि दो तरह के दहशतगर्दों ने अब पाकिस्तान को गोया घेरा हुआ है। यानी एक तो आपके सामने कल थोड़ा सा जिक्र भी हुआ था, तहरीक तालिबान को लेकर भी फाटा में देखा जाए 1 दर्जन से जायद कमांडरों पर मुश्तमिल है। 30,000 से ज़्यादा आम शहरी और फ़ौज को हलाक कर चुके हैं। ये वाक़यात हुए। फिर इसी तरह लश्कर जंगविया और मुख्तलिफ लश्करों को देखें तो उनके भी तवस्सुत से, और ये जो अभी हिंदुस्तान का एक बड़ा अटैक भी पाकिस्तान पर हुआ, उसमें भी इसी बात की एक कड़ी थी। ऐसे ही उस मासूम ख़ानदान पर जो है वो मिसाइल गिराए गए और उनको जो है शहीद कर दिया गया। ये एक पाकिस्तान का देखा जाए बज़ाहिर बहुत बड़ा नुकसान भी था, इंसानी जानों का जाना। तो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं आ जाए, उनकी फ़िरका वाराना हैसियत के एतबार से
हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट सिर्फ 8 हैं, उनके नाम मेरे पास हैं, मैं चेक कर लूँगा। आपका नाम क्या है? बस ये है कि आप जब फारिग हो जाएं तो आ जाओ फिर, ताकि अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, तो इसी तरह फिरका वाराना तंजीमें जो हैं उनको लेकर इस तरीके से मामलात को पाकिस्तान में ख़राब किया जाता है। और देखा जाए तो हकीकत में पाकिस्तान को ख़तरा जो है वो दीनी तंजीमों से नहीं है। हकीकत में वो तो मुल्क की सालमियत के लिए भरपूर कोशिशें करती हैं। पाकिस्तान को बनाने के लिए दीनी तंजीमों ने जितनी जद्दोजहद की, जितनी कोशिशें की, उतनी तो किसी और ने की भी नहीं। तो लिहाजा इस वजह से देखा जाए तो ये एक फ़िरका वारानत जो दहशतगर्दी होती है उसको फैलाना जानबूझकर, ये भी गलत काम होता है, ये सही नहीं है। अब देखा जाए जिसका हेड क्वार्टर पंजाब में, जो कराची और कोयटा में ख़तरनाक असरात भी डालता है, ये जो फ़िरका वाराना फसादात भड़काए जाते हैं, जब कोई मामला इधर से खड़ा होता है, कोई अच्छा काम होना शुरू होता है, कोई मामला अच्छा पाकिस्तान के हक़ में बनना शुरू होता है, वहाँ से ये फसादात जो है उसको भड़का दिया जाता है। वहाँ से ना हो सके तो फिर हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास तो माशाल्लाह से। बुनियादी तौर पर ये देखा जाए तो मुखालिफ जमातें, उनको फ़िरक़ों के अंदर देखा जाए तकसीम करने वाले भी कौन लोग हैं? यही लोग होते हैं जिन्होंने इन तंजीमों से फिर फ़ायदा उठाना होता है। तो ये एक किस्म की मोनोपोली होती है मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर साजिशें फैलाने के लिए और उनकी जड़ों को कमज़ोर करने के लिए ये मामलात किए जाते हैं। और देखा जाए पाकिस्तान में मासूम लोगों को आपस में कत्ल करवाया जा रहा होता है। भाई ऐसा बंदा कत्ल किया जाता है कि जिसका किसी ना सियासी तंजीम से कोई लेना देना होता है, ना किसी की लड़ाई में वो शामिल होता है, ना किसी के झगड़े में होता है, बेचारा सीधा साधा मासूम बंदा। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया था कि मारने वाले को पता नहीं होगा मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, मरने वाले को पता नहीं होगा मुझे क्यों मारा जा रहा है। तो ये चल रहा है, ये हो रहा है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी, और पूरे दुनिया में इस तरीके के वाक़यात हो रहे होते। तो ये उसी की एक कड़ी है। देखा जाए बाज़ दफ़ा जो जिसको शहीद किया जाता है वो इस कदर माशरे का नेक और अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसको शहीद कर दिया जाता है, या काम का बंदा होता है फिर भी नहीं छोड़ा जाता। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हल मौसर तरीके से हालांकि किया जाना चाहिए तो किया जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, मोबाइल जिसके बज रहे हैं इनको बंद कर दो और मोबाइल को यूज़ ना करें आप। तो बहरहाल इनके लिए देखा जाए स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और हिकमत अमली के रवाबित को जानना और समझना भी निहायत ज़रूरी है। जब देखें पाकिस्तान में ये कार्रवाई करने पे आते हैं ना, तो फिर तो अगर एक सेल फ़ोन भी किसी का छिना हो ना, उसको बरामद करना, उसको निकाल लेना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये चुटकी बजा के कर सकते हैं काम, अगर करना चाहें। और ना करना चाहें तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो सामने चोर, डाकू, डकैत जा रहे हो, आप लेटे में जो कानून जिनके हाथों में, वो खुद कहते हैं कि भाई हम अगर गोली चलाएंगे किसी और को लग गई, आप जिम्मेदारी लेते हो? बताओ। ये हालांकि उनके पास असला भी है, साहब कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, इन्हीं काम के लिए उनको रखा गया है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, ये खुद हमने अपनी आंखों से भी देखा ऐसा हो, तो सामने वो मोबाइल छीन छीन के 10-10, 12-12 लोगों के सामने जा रहे हैं, क्योंकि सब मिले हुए होते हैं। ये हालात हैं इस वजह से। तो ऐसे हालात फिर ठीक नहीं हो सकते। ऐसे में तो हालात क्या होंगे, और ज़्यादा ख़राब होंगे और बिगड़ेंगे, मुआशरा और ज़्यादा बर्बाद होगा। इस तरह की मिसालें बहुत सारी, सियासी इदारे देखें, पुलिस की कार्रवाइयाँ, इंसदादें, दहशतगर्दी के मजबूत कवानीन, सब कुछ बना हुआ है। सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंसी, इसका ज़बरदस्त एक निज़ाम मौजूद है, इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा एक हद तक देखा जाए तो फ़ौजी क़ुव्वत है,
इंतज़ामी वसाइल सब मौजूद है, लेकिन फिर भी इन सब की ज़रूरत है। इसीलिए किसी ने खूब कहा था कि भाई अगर आप शहर से बत्ताखोरी, दहशतगर्दी और दीगर दूसरे जो बुराइयां हैं इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पुलिस का महकमा ख़त्म कर दें, ये खुद ही कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर पेश तो अल्लाह बचाए। बहरहाल बदकिस्मती से दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का मुकाबला करने के लिए देखा जाए सियासी क़ुव्वत इरादी का हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा फुकदान है। इन पर काबू पाने के लिए फ़ौजी क़ुव्वत आने वाली नहीं है और इंतज़ामी सुस्ती और इसी तरह मुनासिब कानूनी अमल उन पर मुकदमा चलाने में बड़ी रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। एक इंसान मामूली बंदा माशरे का, उसका अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है, मोबाइल छीन जाए बिलफ़र्ज़, तो वो बेचारा अब ये ख़ुद जानता है बात कि भाई मुझे पुलिस के महकमे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ऑनलाइन कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि होना कुछ भी नहीं है, उल्टा गले में पड़ जाना है और जो है ना बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, बार बार जो है उनके फिर ऐसा लगेगा कि जैसे ये खुद ही चोर है। इसके साथ वो हालात कर दिए जाएंगे तो ये बेचारा परेशान हो जाते हैं। अब लोग, एक आम शहरी, वो ये इतना सा काम भी नहीं कर सकता वो जाके, यानी इस कदर हालात जो है ना, तो ये तो अंदरूनी हमारे मुल्क की देखा जाए अंदरूनी मसाइल हैं, हम इनको काबू नहीं पा सके। पूरी दुनिया के मसाइल जो पाकिस्तान के साथ हैं उनके ऊपर कैसे काबू पाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने चलो इनके हाथ से कुछ करवाया, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा असर तो इम्पेक्ट तो किया पूरी वर्ल्डली वाइज जो है। तो बहरहाल इस एतबार से तो दुश्मन को थोड़ा सा डर खौफ हो गया कि हाँ भाई ये भी कोई, अल्लाह ने इनको भी ताकत दी हुई है, वरना तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है ना मगलूब करके रखा हुआ है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ देखा जाए टेररिज्म प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ क्या है, तालीम का मसला। और तालीम को तो हम रोते हैं लेकिन इल्म को नहीं रोते, ये हमारा और बड़ा अलमी है। ये बात इधर बहुत इम्पोर्टेंट है समझाने की आपको कि हम तालीम को तो रोते हैं। तालीम क्या है? जो अंग्रेज़ी तालीम, हम उसी को समझते हैं असल में तालीम, अंग्रेज़ की नॉलेज, अंग्रेज़ ने जो एजुकेशन पढ़ाई समझाई जिससे डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री CGPA होगी तो मेरा ग्रेड बढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे इंक्रीमेंट्स भी लगेंगे, अच्छे मेरे बोनसेस भी मिलेंगे, अच्छे मेरा ग्रेड भी अपग्रेड होगा, अच्छी मेरी जो है ना तनख्वाह होगी, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, फिर अच्छी बीवी मिलेगी, फिर अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा घर बन जाएगा और मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन ये नहीं होगा बड़ी माजरत के साथ, और अच्छी बस यहीं पे ही होगी, बाकी मरने के बाद सब ख़त्म, क्योंकि आपने सिर्फ एजुकेशन के पीछे पड़ गए हाथ धो के, अपने इल्म के पीछे नहीं पड़े। यही तो हमें धोखा लगाया हुआ है, एजुकेशनल प्रॉब्लम, हालांकि हमारा इल्मी प्रॉब्लम है सारा, हमारा टोटली इल्म जो है ना वो असल है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैं बड़ा बोल नहीं कहूँगा, आप यूनिवर्सिटी से बाहर भी चले जाएं, यूनिवर्सिटी में तो है ही है, हम अपनी जिस पूरी क्लास में एक तालिब इल्म को खड़ा करके बोल दें ना स्टूडेंट को, यार तुम मुझे एक आयत सिर्फ समझा दो कोई कुरान की, एक आयत, ओनली 1 वर्स, बस ओनली, कौन, तो वो बेचारा कोई ये नहीं कह पाता। ये दोनों क्या कर रही हैं, ज़रा से देखिएगा, उठ के मोबाइल यूज़ कर रही हैं दोनों। देखो ये कितनी अफसोस की बात है ना, वो मोबाइल पे बात कर रही है, तो बंद कर दो ना मोबाइल को, किसने बोले खोल के रखो, क्लास हो रही है। मुझे तो उन्होंने कहा है सबके मोबाइल जमा कर लें, रख दो इधर फिर मोबाइल सब। तो भाई एक ओनली 1 वर्स कुरान की या एक हदीस कोई अरबी में पढ़ ले और समझा दे ज़रा उसका मतलब क्या है, एक आयत, तो बड़े अफसोस की बात है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि मुझे बताओ सुनाओ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ
ये हमारा नाकामी की सबसे बड़ी निशानी ये कि हम जो नाकाम हो रहे हैं ना इस दुनिया में, भले आप बड़ी डिग्रियां ले लें उससे कुछ नहीं होता। अल्लाह के यहाँ आप दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री ले लें, आप अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं है उस डिग्री की बुनियाद पर। अगर आपके पास इल्म नहीं है, एजुकेशन जितनी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जन्नत आपको एजुकेशन की बेस पे नहीं मिलेगी, जन्नत आपको इल्म की बुनियाद पर मिलेगी। इल्म अलग चीज़ है, एजुकेशन तालीम अलग चीज़ है। तालीम क्या है? दुनियावी, ये हुनर होता है, इसको तालीम भी कहना गुनाह है, गलत है। ये तालीम नहीं होती, ये हुनर होता है। जिस चीज़ से आप माल कमाएं, कल को पैसा हासिल करें, वो क्या होता है? हुनर होता है, वो स्किल्स होती हैं, वो एजुकेशन नहीं होती, तालीम नहीं होती। वो बड़ी माजरत के साथ तालीम वो होती है कि जिससे आपके जहन में ये बात ही ना हो कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा, माल कमाऊंगा। तो वो होता है दीन का इल्म। वो आपको पता है कि अगर मैं दीन का इल्म मैंने हासिल कर लिया तो फिर तो इस कम्युनिटी के अंदर, इस माशरे के अंदर मेरी क्या हैसियत होगी ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका क्या स्टैंडर्ड होगा ये आपको पता है, जो माशरे में बना दिया गया है। एक हाफिज़ा बच्ची, एक आलिमा बच्ची या मुफ्तिया बच्ची, उसकी क्या हैसियत है ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। और ये तो वो भूल जाए कि उसको कोई बहुत बड़ी जो है ना पोस्ट हासिल हो जाएगी अगर उसने सिर्फ दीन का इल्म हासिल किया है। ये अलमिया है हमारे मुल्क का। तो असल तालीम कौन सी है? दीन का इल्म है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल भी नहीं आता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम हैं तो नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन काम के हम टका भी नहीं है। हमें आता जाता कुछ नहीं है इस्लामी में। दावा कर रहा हूँ, अभी आपके सामने मुंह पर कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत है किसी में तो मेरा दावे को तोड़ के दिखा दे इसी क्लास में, मुझे खुशी होगी। और ये अक्सर ऐसा है, एक आयत अरबी पढ़ ले सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद, कवाइद, शराइत सब के साथ, और उस आयत का मुझे पूरा तर्जुमा समझा दे, इसके मीनिंग समझा दे, माना समझा दे, ये बड़ा मुश्किल काम। हालांकि हम क्या हैं, इधर जितने बैठे हुए कोई इनमें हिंदू, क्रिश्चियन या और किसी मज़हब का है, होगा भी तो एक आध होंगे मुश्किल से, लेकिन अक्सर हम क्या हैं? मुसलमान हैं। और हमें अपने कुरान का ही नहीं पता। वो कुरान जिसने हमें निजात दिलानी है, जिसने हमें बचाना है आखिरत में, उसी का हमें नहीं कुछ पता है। ना हम एक आयत का माना जानते हैं, ना हमें कुरान की सूरतों का कुछ पता है। अल्लाह ने कुरान में कैसी कैसी ज़बरदस्त बातें बताई हैं, हमें पता ही कोई नहीं, ना हम सीखना चाहते। तो ये प्रॉब्लम हमारा बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, मुसलमानों का खुसूसन। पूरे पाकिस्तान का तो एजुकेशनल प्रॉब्लम है ही है, अपनी जगह पर है वो तो, लेकिन हम सब का भी ये बहुत बड़ा मसला अलमिया, खुसूसन हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे तलबा का। क्योंकि आप तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में तालीमी मसाइल, सबसे पहले पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम गैर मुसावी खुतूत पर मबनी है। यानी कि आप देख लें, कंपेयर कर लें, आप अपनी अंग्रेज़ी तालीम को ही कंपेयर कर लें, कितने लेवल हैं अलग अलग। कोई मैट्रिकुलेशन पढ़ रहा है, कोई ओ लेवल पढ़ रहा है, कोई ए लेवल पढ़ रहा है। वो अमीर का बच्चा है तो वो फलाना लेवल पढ़ सकता है, ये गरीब का बच्चा है तो ये गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के अंदर ही पढ़ सकता है, इसकी औकात नहीं है। वो दरमियाना मीडियाकर है तो वो जी दरमियाने लेवल के स्कूल में जाके पढ़ सकता है, इतनी फ़ीस दे सकता है, इतनी किताबों के पैसों की वो ख़रीद सकता है। ये औकात है हमारी मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम ऑफ लेवल की। समझ रहे हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये दोहरी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर भी क्यों है? ये दो किस्म का निज़ाम, हालांकि दो से ज़्यादा तरह का निज़ाम है पाकिस्तान में। ये निज़ाम क्यों? ये किसने बनाया? मौलवियों ने है, पढ़े लिखों ने बनाया ना, जो खुद इस निज़ाम से क्रॉस करके पास करके आगे चले गए, उन्होंने ये निज़ाम बनाया। तो ऐसा निज़ाम क्यों है?
हालांकि इसी मुल्क की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं और की नहीं दे रहा, बहुत दूर कहीं जाके। आप मुस्तकिल मोबाइल यूज़ कर रही हैं, अब आप मोबाइल ना इधर आगे दे दें, मुझे खुद आगे यहाँ रख दें। तो क्या है, हमारे ही इस मुल्क की एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ दीनी तालीमी मयार कितने स्टैंडर्ड का दीनी तालीमी एजुकेशनल सिस्टम है। चलो आप, अच्छा अल्लाह खैर करें, हाँ मसला हल करके आए। तो हमारे यहाँ क्या है, दीनी मसाइल, दीनी तालीमी जो लेवल्स हैं वो कितने, कौन बताएगा? इस्लामी रिलीजियस एजुकेशनल सिस्टम, हाउ मच रिलीजियस एजुकेशनल सिस्टम इम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान स्टिल नाउ। भाई मैं तालीमी मयार के आपसे पूछ रहा हूँ, अंदाज कितने हैं यहाँ पर, एक है या बहुत सारे? दीनी तालीमी मयार के एक है, हर पूरे पाकिस्तान में एक है। दीनी तालीमी मयार पूरे पाकिस्तान में एक ही विफाक है, एक ही बोर्ड है, विफाकुल मदारिस उसका नाम है, और उसकी किताबों का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में सेम है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि जी कराची का मदरसा है तो वहाँ पर किताबें अलग हैं, उधर की फीसें अलग हैं, उधर का निज़ाम अलग है, वो जी ओकाड़ा में अगर है तो उसका अलग है, वो जी मुल्तान में है तो उसका अलग है। कहीं भी ऐसा नहीं है, चाहे वो बड़ा मदरसा है, छोटा है या दरमियाना है, हर जगह सेम लेवल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम है। हर जगह एक ही जैसी किताबें, एक ही जैसा निज़ाम है। तो इसी मुल्क की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, और जबकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से आप हर कोई पढ़ सकता है, इधर इस यूनिवर्सिटी में गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। तो आपका ये सिस्टम हुआ, ये एजुकेशन होती है जो आप डिलीवर कर रहे हैं। गौर करें इस बात पे, ठीक है। और हमारे मदारिस में, मैं जिस वक्त 2002 की आपको बात अर्ज कर रहा हूँ, 2002 में माशाल्लाह हमारे मदरसे में वो तलबा भी आते थे जो उस वक्त मर्सिडीज़ गाड़ी लेकर आता था लड़का। उस मर्सिडीज़ गाड़ी के उस वक्त एक टायर 20 लाख रुपए का था, चारों टायर कितने के हुए? 80 लाख के सिर्फ उसके 4 टायर थे। तो वो मदरसे की बाउंड्री वॉल से बाहर खड़ी करता था अपनी मर्सिडीज़। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये मर्सिडीज़ सिर्फ 5 से 6 लोगों के पास थी। वो लड़का मर्सिडीज़ में आता था मदरसे पढ़ने, वो आलिम बना माशाल्लाह। अगर आप ये समझते हैं मदरसे में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, मैंने पढ़ा माशाल्लाह, मैं दरमियाने लेवल का बंदा था, मैं ना कोई बहुत गरीब था ना कोई बहुत अमीर था, लेकिन मेरे वालिद साहब की तरफ से देखा जाए तो हम अमीर ही हैं। वो अलग बात है कि हमें हमारा हिस्सा अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए हम आपके सामने मिल जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह एक अमीर आदमी थे, वो गरीब थे पहले, लेकिन वो खुद अपनी सलाहियतों पे अमीर बने मेहनत करके। तो खैर, लेकिन मैंने भी पढ़ा, हमारे साथ अमेरिकन नेशनल लड़के भी पढ़ लेते। तो मदरसे वालों ने उस लड़के को कहा, भाई ये तेरी गाड़ी इतनी महंगी है, इसको मेहरबानी करो अंदर खड़े कर लिया करो। उसको स्पेस दी, अंदर गेट खुलता था, उसकी मर्सिडीज़ गाड़ी अंदर खड़ी होती थी, जो उस वक्त पता नहीं करोड़ों की गाड़ी थी। वो 80 लाख के तो उसके टायर थे। और अल्लाह की करनी, हमारे मुरीद ने मुझे भी इस तरह की गाड़ी में बिठाया ज़रा चेक कराने के लिए, आप देखें तो ये चीज़ क्या है। तो मैंने कहा अच्छा, 2002 की बात बता रहा हूँ। तो मैं उस गाड़ी में बैठा, तो वो बताने लगा इस गाड़ी में 11 महीने से तकरीबन 13-14 पंचर हुए हैं, लेकिन इसकी हवा आप चेक कर लें बिल्कुल कमी नहीं हुई। ये टायर हैं उसके, वो टायर पंचर ही नहीं होते चाहे उसमें कितने कील लग जाए। वो कह रहे 11 महीने पहले से इसमें कई मरतबा कील लग चुके हैं, लेकिन ये देखें सही है बिल्कुल। और उस गाड़ी में जब मैं बैठा, वो इतनी लग्जरियस गाड़ी थी, मैं ऐसे मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, वरना इनकी क्या औकात चीज़ होगी, कि वो ऐसा लग रहा था मैं जैसे हवाई जहाज़ों में भी हमने सफ़र किया तो ऐसा ही महसूस हो रहा था मैं हवाई जहाज़ में बैठा हुआ माशाल्लाह, ऐसी वो। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ, अच्छा वो मर्सिडीज़ वाला बच्चा भी वहीं चटाई पे बैठा हुआ है जिधर मैं बैठा हुआ हूँ, और जिधर जोपड़ वाला बच्चा भी बैठा हुआ है, तीनों दोस्त है, सेम लेवल है।
तो लेवल ऑफ एजुकेशन कोई वहां पर मैटर ही नहीं करता, वो सबका सेम है, सब वही किताब से पढ़ लें, वही एक ही सिलेबस है, एक ही सेम मेथड है। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह आप देख लें तो कोई हमारे यहाँ ऐसा भी है, ये देख करके भाई हमारी जेब कितना साथ देती है उसके एतबार से वो उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल को प्रीफर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है कि वो लक्ष्मी का खेल है। अब आगे आ जाए तो आगे क्या है कि एक तकसीम अंग्रेजी मीडियम ज़बान की बुनियाद पर है, ये तफावत है, चेंजिंग तब्दीलियाँ, जबकि दूसरी उर्दू मीडियम ज़बान है। देखें ये आपने कैसे बना दिया भाई, क्यों आपने ये ज़्यादती कर दी। दूसरे इलाकाई तफावत भी एक बड़ी वजह है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और उसके अंदर इतने स्कूल ही नहीं है, तालीमी मयार ही कुछ नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर, जितने के पंजाब की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और वहाँ पे आप हिसाब किताब देख लें, फाटा में ख्वानदगी की शरह अफसोसनाक है, जो मर्दों में 29.5%, ख़वातीन में तीसरा सिनफी इम्तियाज़ का तनासुब एक वजह है, जो लड़कों को 3% और लड़कियों के एतबार से देखा जाए, लड़के लड़कों दोनों के एतबार से, तो प्राइमरी स्कूल के तनासुब को वो पेश कर रहा है। इसी तरह जो कि बेतरतीब अगर आप देखें तो 10/4 का हिस्सा है, यानी कि ज़रूरत अगर 100 स्कूलों की है लेकिन आपने बनाए सिर्फ 40 स्कूल, 35 स्कूल, बस इस तरह। तो गुज़िश्ता चंद सालों से आप देखें प्राइवेट स्कूलों में क्यों इजाफा हुआ, ये बिजनेस क्यों चमका, ये आपके अपने हाथों की गलतियों की वजह से, कि सरकार के पास सारा कुछ फंड्स हैं, सब कुछ है, एक से एक बेहतरीन स्कूल बना के तैयार करके गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता। आप जाएं स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, घोड़े बंधे हुए हैं, गधे बंधे हुए हैं, स्तबल बने हुए हैं। स्कूल का क्या हाल है, टीचर जो है, उस्ताद जो है, उसको टीचर की स्पेलिंग ही नहीं पता है, उसको ये मतलब अपने नाम की स्पेलिंग उसको नहीं आती है, लेकिन वो माशाल्लाह से जो है महीने का 1.5 लाख रुपया सैलरी उठा रहा है, 1.5 लाख उसके अकाउंट में आ रहा है प्रॉपर हर महीने, और वो 17 ग्रेड पे लगा हुआ है। और ये हमारे भी पढ़े लिखे नौजवानों की भी गलतियाँ हैं कि ये क्यों आगे नहीं बढ़ते। इनके घर के साथ एक सरकारी स्कूल होता है, सरकारी कॉलेज होता है, वहाँ पर भर्तियाँ होती हैं, बाकायदा अखबार से एक एडवर्टाइज शाया होके हज़ारों पोस्टों का वो आता है। इनके घर के साथ, बंगले के साथ दीवार जुड़ी होती है, वहीं पर उनकी सिलेक्शन होती है और वहीं से वो अपॉइंटमेंट होके इन्हीं के शहर के अंदर सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपॉइंट हो जाते हैं। और ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान तबका बैठा रह जाता है, ये वहाँ भर्ती नहीं होता। तो वो इनको क्रॉस करके वो जी 20-20 घंटे का सफ़र करके आके देहातों से, गांवों से, इंटीरियर सिंध से आके यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये सब हमारी भी गलती हैं बहुत सारी, हमें देखना चाहिए। कोटा सिस्टम बिल्कुल गलत है, इसको तो हम मानते हैं, लेकिन इसको तब्दील कौन करेगा। ये पढ़े लिखे लोगों ने तो पूरा साथ दे के अपना उनके साथ ही मिल गए, भाई हम साढ़ा कितने रख और निकल, बस हमारा हिस्सा इधर दो और हमें कोई परवाह नहीं फिर किसी चीज़। तो ये एजुकेशनल सिस्टम ऐसे ख़राब हो गया, बिगड़ गया, इसके ज़िम्मेदार में हम भी शामिल हैं। ये मयार इसका क्यों गिरा, इसी वजह से। चौथी बात ये देखें, टेक्निकली जो एजुकेशन का फुकदान, यानी कि उसका हासिल ना होना, मुयस्सर ना होना, उसके अंदर पॉलिसियाँ भी बड़ी ख़तरनाक बना दी गई हैं। अब आप देख लें, एक कराची यूनिवर्सिटी बची थी, वहाँ भी बेड़ा गर्क कर दिया। उधर भी जिसको पता नहीं CEO लगाया है, वो अब इन्हीं का बंदा आ गया। अब वो डिग्री तो चूँकि आपने ही ये निज़ाम रखा था ना पढ़े लिखों ने, कि इसके बाद इसके लिए जो है ना वेरीफाइड जो है ना डिग्री होनी चाहिए। अब देखो वेरीफाइड डिग्री लेकर आ गया वो, भले उसको डिग्री की भी स्पेलिंग नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके पास वेरीफाइड डिग्री है और वो डिग्री बाकायदा जमा करा के आप
जो उससे इंटरव्यू लेने वाला, टेस्ट लेने वाला, वो सब खुद फिल करके दे रहे हैं आंसर, ताकि 100% क्लियर हो और हमारा बंदा जो है ना अपॉइंट हो जाए। तो हमने खुद देखा एक इदारे में भी, वहाँ पर 17 ग्रेड पर एक अंगूठा छाप बंदा जिसकी तनख्वाह 2.25 लाख रुपए, ये मैं अभी की कहानी आपको सुना रहा हूँ, सच्चाई है ये। और जो 17 ग्रेड का असल बंदा तो ना जो बैठा हुआ था ना, ये अंगूठा छाप, और जो माली की पोस्ट पे 1 ग्रेड पे लगा हुआ बंदा, वो इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, डबल मास्टर्स। ये माली उसकी सीट पे जाके बैठ के उसके सारे काम करता है, सारी फाइलें साइन करना, पढ़ना, समझना, कहीं करेक्शन करनी है, एडिटिंग करनी है, कुछ समझाना है, पढ़ने लिखने वाला काम वो माली करता है। और ये साहब उस माली का काम नहीं करते, उसको बोला भाई तू अपना काम भी कर, मेरा काम भी कर, और मेरी पगार में से, सैलरी में से मैं तुझे इतना % दूंगा। ये निज़ाम है हमारे यहाँ, ये हालात हैं। अब किसको रोएं हम जाके? जब आप तालीमी मयारी ऐसा बना देंगे, अंग्रेज़ के पीछे चलेंगे, तो फिर तो यही निज़ाम होगा। बात समझ आ गई? तो ये सारी गड़बड़ें हमारे यहाँ हैं, जिस पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा कम तकनीकी लोग, कम तरक्की का मतलब है कि इस खामी को दूर करने के लिए अब जो ज़माने के लोग होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद माशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे होते हैं कि ये निज़ाम और किस तरीके से बदतर हो जाए और कैसे ख़राब हो। पंजाब में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई, आप खुद देख रहे हैं। पाकिस्तान का आप डिफ्रेंशिएट निकाल लें कराची शहर के साथ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि रेवेन्यू वाइज देखें तो कराची कई 100 गुना ज़्यादा आगे पंजाब से और लाहौर से, लेकिन कराची का जब आप स्ट्रक्चर देखें तो इतना अफसोस होता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से शुरू होती है। जब लोग ही सही नहीं आएंगे ना, और यहाँ इनकी भी वजह हमारे अंदर से शुरू होती है। हमारे हाथों में ये ताकत है कि हम इनको बदल सकते हैं अगर हम खुद सुधर जाएं, सही हो जाएं। हम सुधरने और सही होने के बजाय और ख़राबी और बदतरी की तरफ जा रहे हैं। हम इस चीज़ के और एक्सपर्ट बनने की कोशिशों में हैं कि और 2 नंबरी के नए नए तरीके सामने आ जाए। ये हमारा अलमी है, जिसकी वजह से ये निज़ाम कभी सही नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद सही होके नहीं खड़े हो जाते। इसलिए हमें ठीक होना पड़ेगा। अब छठा तरीका देखें, सिक्स्थली दे टीचर्स है ना, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अच्छी तरबियत याफ्ता ही नहीं है। उनकी खुद जो देखा जाए तो उनकी अपनी खुद तरबियत नहीं हुई भी, वो किसी दूसरे की तरबियत कैसे करेंगे? ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ का तालीमी निज़ाम के अंदर। जिन लोगों को किसी और शोबे में यही ना, असल में ये मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा था। हमारे यहाँ अफसर ना ऊपर वो बैठा हुआ था चौधरी बन के कि जो अंगूठा छाप, उसको मतलब साइन भी नहीं करना आता था, लेकिन वो 17-18 ग्रेड पे अफसर बना बैठा हुआ था। और क्यों बैठा हुआ था? नहीं, सिफारिश तो अलग चीज़। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। रानीपुर एक जगह है, वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। ये बात जो है ना आपको बता तो रहा हूँ मैं, हाँ ऑफिशियली बोली है, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है ये बात, और सही बात कही है। मैं इन इदारों में भुगता हुआ हूँ, मैंने सब देखा है, तो हमें अंदाज़ा ये हो रहा है। इससे बेहतर ये है कि ये घर बैठे रहे। ये कस्टम हाउस, या हमारे भी लोग लगे माशाल्लाह, हमारे लोग तो अपनी सलाहियतों पे लग गए, भले कम ग्रेड पे लगे, क्योंकि ऊपर अपर ग्रेड पे तो आना भाई, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ही बचाए, क्योंकि सिस्टम बड़ा ख़तरनाक बन गया। तो अब ये जो इतने गलत सिस्टम चल रहे हैं, इसको सही कौन करेगा? अब आप देखें, इस तरह से आते हैं ये टीचर्स, ऐसे भर्ती होते हैं, दे दिला के पूरी फुल प्लानिंग के साथ ताल्लुकात की बुनियादों पे इस तरह लग जाते हैं।
अब पेशा वराना तौर पर ज़्यादा, अब हम खुद सर्वे पे निकले हुए थे यहाँ इंटीरियर सिंध में, कितने गांव देहातों में हम गए, हर जगह हमने देखा जी प्रॉपर अच्छा स्कूल बना हुआ है लेकिन वीरान पड़ा हुआ है। उधर जो असल टीचर्स हैं बताते हैं भाई ये तो 10 साल से लगे हुए, कभी आज तक हमने खुद नहीं देखा, आते ही नहीं है। कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से रिटायरमेंट के करीब आ गया है, कभी नहीं आते वो पढ़ाने। और उनको पढ़ाता कौन है बच्चों को? एक आलिम। वो जी फलाने आलिम साहब हैं, वो 2 गांव छोड़कर हैं, वो ये 5-6 तमाम गांव के बच्चों को ना 2-3 इन स्कूलों में आके वही पढ़ा देते हैं। गांव वाले उनको रोटी और कपड़ा वगैरह जो दे सकते होते हैं उतना दे देते हैं। वो बेचारे अल्लाह उन पे रहम करे, वो ये खिदमत कर रहे हैं, बताएं। तो भाई ये जिसको 1.5 2 लाख तनख्वाह मिल रही है, इस बेचारे को तो कुछ तनख्वाह भी नहीं मिल रही, वो फ्री में आकर भलाई कर रहा है, बस उसको रोटी और कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत मिल रहा है, बस उस पर वो भलाई कर रहा है बंदा। और जो बाकायदा सैलरीज पे रखे हुए वो आ ही नहीं रहे। तो ये कौन इस तमाशे को ख़त्म करेगा? ये जो चल रहा है ना, ये बहुत ख़तरनाक मामला चल रहे हैं, इन पे तो बात करने को कोई तैयार नहीं है इस मुल्क के अंदर, और जो बात करे तो उसको जो है ना सीधा कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तालीमी मसाइल का हल, तालीम की कदर का अंदाज़ा लगाते हुए हुकूमत को इस मामले पर ठोस इक़दाम करने चाहिए। मनसूबाबंदी की पॉलिसियाँ बनाने के बजाय अमल दरामद पर तवज्जो देनी चाहिए कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए। सूबों के अज़ला और फिर तालीमी इदारों तक फ़ंड्स की तकसीम को आसान बनाया जाए। वक्त की ज़रूरत है कि तालीम को इसकी असल शक्ल में आवाम तक पहुँचाया जाए। तालिब इल्म पर इतनी किताबों का बोझ डालना काम नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे अगले लम्हे दुनिया क्या करने वाली है। तालीमी रियासत के अदम इस्तेहकाम का वाहिद इलाज है और समाजी बुराइयों को ख़त्म करने का भी ये बेहतरीन ज़रिया है। और अब तो कहते हैं भाई तालीम भी ख़त्म हो गई, अब तो दौर है, ज़माना है किसका? स्किल्स का। बस आप जो है ना बेहतरीन कोई महारत हासिल करें, अब थोड़े अरसे में ये डिग्री भी कोई हैसियत नहीं होगी इसकी, ये डिग्रियां भी ख़त्म हो जाएंगी और हैसियत होगी उस इंसान की कि जो बेहतरीन स्किल का माहिर होगा और उसके अंदर कोई महारत वाक़तन मौजूद होगी, वो इंसान जो है ना बेहतरीन समझा जा रहा होगा। पॉवर्टी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट जो हमारा मसला है वो क्या है? गुर्बत का मसला। और इसकी सबसे बड़ी वजह देखा जाए पाकिस्तान में गुर्बत की भी, तो हमारा ये सारा सिस्टम, इसने जो है ना गरीब को और गरीब बना दिया। अभी आप देख लें किस कदर, यानी कि लोग, मैं तो देख के हैरान रहता हूँ। आप किसी गरीब कॉलोनी में चले जाएं, वहाँ आप राशन वाले की दुकान पे आधा 1 घंटा बैठ जाएं बस, और हालात देख लें लोगों के कि बेचारे 20-20 रुपए की चीनी, 50 रुपए की पत्ती, 30 रुपए का तेल और ऐसे राशन ख़रीद के ले के जाते। तो ये हालत किसने कर दी? वो ख़रीद ही नहीं सकते बेचारे। 1-1, 2-2 वक्त का वो देखें ऐसे 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रुपए की चीज़ें लेके जाते। 2 अंडे। अब ये हालत जिन्होंने की है वो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, वो कल को जवाब देना पड़ेगा कि आपके, हमने तो ये भी देखा अमीरों के बच्चों को कि जी इतना महंगा वो 2500 का बर्गर, और वो आधा खा के रोड पे फेंक दिया उसने ऐसे ही। 2500 2500 रुपये का बर्गर आधा खाया और फेंक दिया। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अमीरों के बच्चों का ये हाल है, और गरीब वो बेचारा तो ये मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं ये खाऊंगा, और उसके आपने ये हालत कर दी है कि वो भीख मांग के खाने पे मजबूर हो रहा है, या आपने गरीब को और गरीब बना दिया। हालांकि इस्लामिक स्ट्रक्चर तो ये सिस्टम है कि वो गरीब को ऊपर लाता है, अमीर को नीचे थोड़ा लाता है, दोनों को लेवल में करने की कोशिश करता है। जो ज़कात का सिस्टम है, ज़कात ये चीज़ है, ये दिल के अंदर हमदर्दी पैदा कर देती है, मोहब्बत डालती है। बंदा ज़कात देता है, उसका फिर दिल करता है और देने वाला आदत अल्लाह डालते हैं। और टैक्स में
टैक्स तो आप ले ही नहीं सकते, पहली बात है। जो दिन के ऊपर बनता है वो तो देते ही नहीं है। जिनकी अरबों खरबों की जायदादें, वो तो टैक्स उनका आप रेशो निकालें परसेंटेज, एक नॉर्मल आदमी के भी टैक्स से जो है ना कम होगा। बड़े बड़े लोग, ये क्या करनी है, इसको हटाएं आगे से। ये पर्दा क्यों आपने रखा हुआ आगे? तो ये मसाइल क्या है, खतरनाक है। इनका कौन सलूशन करेगा? इसके लिए निज़ाम को बदलना पड़ेगा ना, फिर जाके ये गुर्बत ख़त्म होगी। क्या आपको ये बात पसंद है, गरीब होना? हुजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा गारे हीरा से वापस आ रहे थे। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में पहुँचे, उनके हुजरे में, तो गमज़दा थे। हज़रत खदीजा देख के हैरान कि या रसूल अल्लाह, आपको क्या हो गया? आप बड़े गमज़दा चेहरा आपका बता रहा है। तो फरमाया, खदीजा, आज मैंने बड़े गरीब लोग देखे जिनके पास खाने को रोटी नहीं, और बदन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पैरों में पहनने के लिए जूती नहीं, फाका कर रहे हैं। मैं उनके गमों को देख के ना गमज़दा हो गया हूँ आज। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप गमज़दा ना हो, अभी इसका इंतज़ाम हो जाता है। फिर अपने अकाउंटेंट मैसरा से कहा कि जाओ भाई, अंदर हुजरे से जो है सारी पोटरियाँ लेकर आ जाओ, जो थैलियाँ कपड़ों की बंधी हुई है ना, दराइम दिनार सब भरे में, उसमें सारे लेकर आ जाओ। कहते हैं मैसरा वो थैलियाँ कपड़ों की उठा उठा के ला के डालते गए हुजूर के सामने। इस कदर डाल दी कि एक जो है ना झमघट्टा लग गया, हुजूर अलैहिस्सलाम उसके पीछे छुप गए। इतनी गठरियाँ ला के दराइम और दिनार की भर दी। और फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये सारा माल आपका है, बांटें, तकसीम करें गरीबों को, जिसको देना देती जाए। इसने क्या लगाया हुआ है मोबाइल में? वो लड़का भी बड़े गौर से देख रहा है क्या चल रहा है। आपने कुछ खोला हुआ है मोबाइल? क्या है आपके हाथ में? दूसरे हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं। दूसरा हाथ में कुछ था तो? अभी कुछ था तो क्या था? नहीं था सर, आप चेक करें। कोई खा रही थी चीज, तो तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं था। तो हमें बोला था, मना कर। वो भी राल टपका रहे ना पीछे से हमें। वो बेचारा यूं देख रहा है कि भूख लग रही है उसको, जाहिर है मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ। मैंने भी स्टार्ट क्लास में बताया, भाई मैं बगैर खाने के बैठा हुआ हूँ। एयरपोर्ट कैंपस से क्लास लेके इधर डायरेक्ट आ गया, खाने का मौका ही नहीं मिला। हिम्मत की बात नहीं है, वो बात यह है कि राल गिरती है बंदे की। देख के जाहिर है आप इसीलिए तो मना किया है कि ये भी बेशर्मी की बात है ना, खुलकर खाना सबके सामने। अब इतनी उसने नजर लगा दी, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुमने तो स्टमक में डाल दिया उसको। अभी ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। इसलिए तो मना करते हैं, ये जो है ना अकेले में पर्दे में खाना चाहिए खाना। बाहया इंसान की ये निशानी। ये बीमारियां, ये सारे मसाइल जो है ना, ये इसी वजह से होते हैं। तुम लोग खुल्लम खुल्ला खाते हो ना। बहरहाल पाकिस्तान में गुर्बत का मसला बड़ा है, ख़तरनाक मसला है। 160 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल मुल्क अब देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अभी इस्लामाबाद से एक साहब आए तो वो कह रहे हैं, यार इस वक्त इतना रश शारे फैसल पे। मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो अभी रश नहीं है जिसको आप रश समझ रहे हैं। इस्लामाबाद का अलग मामला होता है। कह रहे हैं ये क्यों है? मैंने कहा आबादी माशाल्लाह, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसी से तो इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। और वो जो है ना और कम तादाद बनाए चले जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान कराची की आबादी सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर है तो वो कह रहे हैं जी 3 करोड़ करो। अरे भाई क्यों करो, हमारे हाथ में क्या, मिसाइल मारो चौथे से। अबे उससे ही तो कम होंगे भाई। और कैसे कम होंगे? आधा उड़ा दो कराची।
हमें बाहर क्या भेजो, वो हमारी किस्मत हुई, ज़िंदगी हुई, हम बच जाएंगे, आधा वो अगला आधा वाला उड़ा देंगे, इधर आधा वाला छोड़ देंगे। तो ये मसला है, 34% है। अब जो कि हुकूमती आदाद व शुमार से कई ज़्यादा है। अब गुर्बत को आप देख लें, हाँ शाबाश ये है ना घरेलू माहौल है माशाल्लाह घर वाला माहौल है। देखे वो भी चल रहा है फुल और ये भी चल रहा है। जिसका सोने का दिल कर रहा है वो सो रहा है, जिसका खाने पीने का दिल है वो खा रहा है, उधर से वो राल टपका रहा है उनका मोबाइल माशाल्लाह फुल साउंड में। बस किसी चीज़ की कमी है बताओ उस क्लास में, सब चल रहा है, हम इधर अपना चला रहे हैं। अब इसमें देखें, ज़्यादा हकीकत ये है कि हुकूमती शख्सियत, बढ़ती हुई शहरी और जो हमारे दही इलाके हैं ना, यानी कि जो हमारे देहात हैं, उनकी तकसीम को असल में तस्लीम नहीं करती। अब आप देखें, जो शहरी, ये कराची एक बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कोटा सिस्टम ऐसा बना है कि भाई शहरी जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं सरकारी नौकरी में आने देना है। वो जी इंटीरियर सिंध के चीते पड़े हुए लिखे लोग आएंगे यहाँ पे और इनके सरों पे राज करेंगे, सरकारी अफसर बनेंगे और कल को इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को ही सत्यानाश करेंगे, खड्डे बनाएंगे और ढक्कन भी नहीं लगाएंगे, और ये सब चल रहा है इधर। अब ये मसला मुल्क की मजबूती से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। हमारा रेवेन्यू फेडरल सूबाई हुकूमत के ख़जाने में जा रहा है। जो गुर्बत के मसाइल से दो चार लोग हैं, मज़ीद आप देखें उनको घन चक्कर के अंदर फंसा दिया जाता है। अब उनकी ज़रूरियात का भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन वो गरीब तक पहुंचता ही नहीं है। सारे चालबाज लोग अपने लोगों को वो फ़ंड तकसीम कर देते हैं, एक तरह से देखा जाए घुमा फिरा के अपने तक ही ले आते हैं। ये हुकूमत की जेब से निकाला, इसको जेब में डाला, इसकी जेब से घुमा के अपनी जेब में डाल दिया, ये चल रहा है सिस्टम। तो ये गलत है, जिसकी वजह से मुल्क की साख भी देखें कमज़ोर हो रही है, ख़त्म हो रही है, टूट रही है। हुकूमत का कहना है कि भाई गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद हालिया बरसों में नुमाया तौर पर कम होती चली जा रही, यानी पाकिस्तान में पॉवर्टी, गुर्बत ये बहुत कम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख भी रहे, पहले अगर 1 लाख गरीब थे तो अब 100 रह गए, ऐसा ही है ना। पहले अगर 10 मांगने वाले आते थे तो अब एक भी नहीं नज़र आ रहा, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, अब ढूंढते रहो पैसे लेके। बाहर कहाँ चले गए, वो बढ़ गए भाई, बाहर से भी इधर आ गए। कराची वालों के इतने एहसान है ना उन पर कि वो इनके एहसानात के कर्ज के नीचे दब गए, और वो माशाल्लाह वहाँ जाके इतनी तारीफ़ें करते हैं कराची वालों की कि भाई ये तो मांगने वाले हाथ इधर बहुत कम है और लोग भेजो इधर और मजमे की ज़रूरत है। हम इस सिग्नल को सिर्फ अकेले को नहीं संभाल पा रहे, सिर्फ ये इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है इसको हम नहीं संभाल पा रहे कि तो कम है नफरी और भेजे पीछे से, तो माशाल्लाह धड़ाधड़ आ रहे। लेकिन अब कराची वालों ने थोड़ा सा अकल के काम शुरू कर दिए, इन्होंने कहा है भाई हम कैश किसी को नहीं देंगे मांगने वाले को, जिसको बोलेंगे भाई तुझे भूख लग रही है आ जा तुझे नसीब बिरयानी खिला देता हूँ, लेकिन इधर ही बैठ के खाएगा तू। अब वो आ तो गई, अब उसको पता है पेट तो फुल है, अभी पीछे में 2 प्लेटें निपटा के आए वो अब एक्टिंग तो कर रहे खाने की, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार में कि ये भाई साहब थोड़ा खिसके तो मैं इसको पार्सल कराऊं या वापस बेचूं इधर किसी को तो ये भी बहुत चल रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मसाइल बहुत हैं लेकिन उनका हल नहीं हो रहा। एक बात तो ये भी है कि पिछले सालों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में ज़बरदस्त कमी आती गई है। 1990 के इब्तदा में डॉलर की कीमत तकरीबन आप देखें तो वो 90 रुपये थी, और आज जो कीमत हो गई है वो कितनी हो गई है, 300 के करीब है ना,
300 से भी ऊपर है। देखो माशाल्लाह कितनी बरकत हो गई। और इसके पीछे पूरा एक स्ट्रक्चर है जो चल रहा है, उसी स्ट्रक्चर की एक कड़ी है जिसको अभी इन्होंने अगवा भी किया है। तो ये कभी भी नहीं चाहते कि ये जो, अच्छा ये भी अमेरिका ने जो है ना तेल के पीछे, ऑयल के पीछे ही सारा निज़ाम जो है ना वो कब्ज़ा किया हुआ है। और पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा परसेंट, 100% का 22 पॉइंट कुछ परसेंट आता है वो इसी के बंदे के हाथ में था, जिसने इस बात का इनकार कर दिया था कि मैं US डॉलर में इसको कन्वर्ट करके नहीं बेचूंगा, मैं अब इसको दूसरे उसमें बेचूंगा। उसको देखो अगवा कर लिया ना इन्होंने कि भाई हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता यहूदी कभी भी कि वो इस निज़ाम के मातहत आ जाए, तभी उसने इस निज़ाम से ऊपर रहने के लिए हमेशा ये चालबाजियाँ की हैं। अब गुर्बत को पहचानने का तरीका क्या है? कहते हैं कि भाई यौमिया 1200 से कम कमाने वाले लोग जो हैं ये गरीब कहलाते हैं। यानी कि डेली 1200 से अगर कोई कम रोज़ाना दिहाड़ी लगाता है तो ये आदमी कौन है? गरीब है। अब एक आदमी ऐसा है कि भाई उसने एक दिन की दिहाड़ी लगा ली 4000, लेकिन फिर एक हफ्ते तक उसके पास काम ही नहीं है, तो ये भी गरीब ही हुआ। वो आप जब उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तो 1200 वाले से भी नीचे आ जाएगा, भले उसने एक दिन ऐसा तीर मार लिया 5000 कमा लिए। आलमी बैंक ने दुनिया भर में गुर्बत जांचने का जो पैमाना बनाया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में यौमिया 1200 से कम कमाने वाला गरीब कहलाता है। आलमी बैंक ने जो दुनिया भर में गुर्बत जांचने का पैमाना तब्दील करते हुए पाकिस्तान समेत लोअर मिडल इनकम ममालिक में यौमिया आमदन की हद 4.20 डॉलर मुकर्रर की है। और अगर वो 90 रुपये के हिसाब से आप फी डॉलर को मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 500 से भी कम बनेंगे 90 के हिसाब से। 1990 में जो डॉलर की प्राइस थी उस वक्त के हिसाब से, और आज के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आज 280 का डॉलर है, इसको मल्टीप्लाई 4.2 अगर करेंगे 1180 रुपये तकरीबन बनते हैं। यानी कि 2000 से 1180, हाँ ठीक है, 1180 रुपये, जो कि तकरीबन इसी के बराबर पहुंच जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर इतना कमा रहा है तो फिर ये समझा जाएगा कि गरीब है। वर्ल्ड बैंक का कहना है नए तरीके के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी इसी चीज़ का शिकार है, यानी तकरीबन आधी आबादी से थोड़ा सा कम पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो क्या है, गुर्बत के अंदर दाखिल है, और वो इससे कम कमाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो मरदमशुमारी के नताइज दिखलाए, पहली तो बात यह है कि ये जो नताइज होते हैं वो रियल नहीं होते। आम तौर पे जो रियल होते हैं उसको तो छुपा दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी के उसके फ़ाइनल लिस्टें जो है ना आवेज़ा कर दी जाती हैं, वो ऑफिशियल कर दी जाती हैं। और ये सब क्यों किया जाता है? अपनी सीटें बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और अपना माल बचाने के लिए। वरना अगर सही आबादी इन्होंने शो कर दी तो फिर तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, सूबों को बड़े इख्तियारात मिल जाएंगे, सीटें निकल आएंगी, हो सकता है पढ़े लिखे लोग भी उन सीटों पे काबिज हो जाएं और इनके तख्त जो है ना वो पलट दें, बड़े मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा ये ऐसा काम नहीं कर सकते, अपने हाथों से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, भले इंसाफ करके भी, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। आगे चलें। सॉल्यूशन फॉर पॉवर्टी इन पाकिस्तान। आज डॉलर का जो बहुत ज़्यादा चर्चा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तानी रुपया दीगर ममालिक के करेंसी वो नीचे आ चुके हैं। उस वक्त तो 1990s में 90 रुपये डॉलर उसके इक्वल था। पाकिस्तान में कहते हैं गुर्बत का हल क्या है कि इस सिक्के का दूसरा रुख इस हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान तेज़ी से
अपने करेंसी को भी आगे बढ़ा सकता है अगर वो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश कर ले। और एक आलमी बैंक सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर बना लें, जिसके लिए भुट्टो ने भी कोशिश की थी और भी बहुत से मुस्लिम हुक्मरानों ने कोशिश की, लेकिन उनको क्या किया गया? मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, किसी को किसी बहाने, किसी को किसी तरीके से, क्योंकि वो यहूदी नसरानी कभी भी ये बात नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़ सकें और वो इसके ऊपर कब्ज़ा कर लें, क्योंकि वो अपने हाथ में ये सारा कुछ रखना चाहते हैं। तो ये जो हमारे मुल्क की तरक्की है ना, उसकी असल बुनियाद ये वाली बात भी है, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं और हमेशा जो है ना वो पीछे की रिवर्स तरफ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि शहरों में आप देखें, रहने वाले लोगों को उनकी तालीम, देखभाल, इन चीज़ों तक रसाई भी हासिल नहीं है। उसकी वजह भी ये गुर्बत है। ऐसे ही जितना हमारे देहाती इलाके, उनके बाशिंदे, उनको देखें खुराक, हालांकि वहीं पर खुराक पैदा होती है, जितना आपका गंदम है, जितना आपका अनाज है, और सरसब्ज़ा सारा उधर ही है, खेतियाँ उधर हैं, चावल सारा वहीं से उग रहा है, और भी बहुत सी सब्ज़ियाँ अक्सर जो हैं आपको देहातों से निकल के आती हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला किसान है, वो खुद देख लें किस कदर परेशान। वो जो पर किलो के पर तोला उसके हिसाब से किलो वाइज जो बेच रहा है, एक चीज़ 10 रुपये के हिसाब से निकल ली, आगे जाकर शहरी को वही चीज़ 150 रुपये की मिल रही है। इतना तफावत, इतना इस कदर ज़्यादा उसके अंदर जो है वो महंगाई का शामिल हो जाना, इतनी ज़्यादा कीमत का बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? प्राइस के कितने महकमे बने हुए हैं, कितने पाकिस्तान के अंदर दफातर ऐसे हैं, रोज़ाना वहाँ पे अगर आप उनके स्टेट्स निकालें, जो उन दफ्तरों में, ऑफिस में आने वाले लोग हैं, जो उधर आके रोज़ाना ऑफिस में बैठते हैं या नहीं भी आते, उनके आप सैलरीज देखें, करोड़ों अरबों में चली जाती हैं। जो इसके पूरे उन्होंने बड़े बड़े महकमे बनाए हुए हैं, लेकिन किसी चीज़ को कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा। क्यों एकदम से हाँ अजान तक, बस फिर हम डायरेक्ट ऑफ करेंगे। नमाज पढ़ेंगे, सब मुसलमान है माशाल्लाह। तो हमारे जो देहात के लोग हैं, किसान वगैरह, जो इतनी मेहनत करके अनाज और ये सब पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने घरों में तंगियाँ हैं, परेशानी है, उनके पास साजो सामान के अलग ख़र्चे, किराए पर जो वो सारी
अपने गाड़ियां लेते हैं चलाने के लिए, ट्रैक्टर और ये सब और भी मशीनरी भारी भरकम, उसके किराए देते हैं, वो अलग मसले। फिर इसको मंडी तक पहुंचाने पर जो उनके खर्चे आते हैं वो अलग चीज़ें। लेकिन देखा जाए तो उनकी कोई मदद नहीं है। तो कैसे फिर जब आप, जो बंदा आपके मुल्क की सारी इस मईशत को गोया चलाने के लिए एक बुनियाद है, जब आप उसका ही नहीं ख्याल कर रहे, तो वो कैसे फिर मुल्क आगे तरक्की कर सकते हैं? एक बड़ा मसला हमारा ये भी, जिसकी वजह से मुल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर नहीं हो रहा, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। लीडर अच्छे इंसान नहीं मिल रहे, जिसको देखा जाए वो खाने पीने के प्रोग्राम बना के आते हैं। उनको ये अक्ल समझ ही नहीं है कि भाई मैं पैसा खाने नहीं आया, बल्कि मैं पैसा लगाने के लिए आया हूँ। आवाम का पैसा है, उनकी अमानत है, जिस सही जगह लगने का उसका हक है, उधर मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाना है, अपने अल्लाह को कल को जवाब देना है। वो इस इरादे और नियत से आ ही नहीं रहे। वो तो पूरा गेम प्लान है, गेम एक ख़तरनाक चल रहा है कि भाई ये किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट करो, हुकूमत में आओ और फिर अपना सारा इन्वेस्टमेंट भी निकालो, प्रॉफिट भी निकालो। भाई ये कहाँ से आपने समझ लिया? मतलब मरने का कोई किसी को ना ख्याल ही नहीं, भूल गए सब। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो गई, जिसकी वजह से अब सोच ही नहीं बदल रही। अब वो पैसा लेने की नीयत से आ रहे हैं, सोच ही ख़राब हो गई। नीयत जब ख़राब हो गई तो काम बिल्कुल सही नहीं हो सकता। अब नीयत ख़राब होने के साथ इंसान का काम सारा कुछ क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। फिर अल्लाह ही बचा ले उसको, तो बचा ले, वरना वो वापस नहीं आ सकता। Conclusion: These were the three main current problems that are facing by our beloved country Pakistan. We can overcome to this by correcting ourselves. कौन सी तीन वजूहात हैं? हाँ भाई लड़की, हाँ तुम बताओ, एक वजह कोई बताओ क्या है जो आज हमने पढ़ी। क्या कर रहे थे हम आज? आप खामोश हो जाओ। हाँ क्या कर रहे थे हम आज? उसको छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ क्लास में क्या कर रहे हैं हम? क्या ये? हाँ तो क्या पढ़ा, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं ना। तुम क्यों बता रही हो उसको? अभी तुमने बताया, झूठ बोल दिया। उठ जाओ तुम यहाँ से, चलो दूर जाके बैठो। बातों में सबको भी लगा रही हो और उसको चीटिंग भी करा रही हो। वहाँ जाके बैठो, उठो जल्दी से, वहाँ बैठो। मैं आपसे सवाल करूँगा ना, फिर आपने आंसर देना है। हाँ जी आप बताओ, जल्दी जाओ। क्या प्रॉब्लम्स पड़ी हैं? एजुकेशन प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। बताओ जल्दी, क्या एजुकेशन क्यों प्रॉब्लम है? जो लोग पढ़ते हैं ज़्यादा क्या नहीं मिलती? अच्छा, ज़्यादा पढ़ते हैं नौकरी नहीं मिलती, ये बड़ा मसला है। हाँ, और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और क्या है? क्या हंसने से थोड़ी कुछ होगा, पेपर में यही करोगी, एग्ज़ाम में। फाइनल एग्ज़ाम अब करीब है बिल्कुल। तुम बताओ क्या? हाँ, और कोई प्रॉब्लम बताओ। तुमसे नहीं बोल रहा, इससे कह रहा हूँ। हाँ जी बताओ। इस टॉपिक का नाम क्या था जो हमने आज पढ़ा है? आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा। जब पूछता हूँ तो बोलते नहीं करते हो, जब पूछ नहीं रहा तो बोले जा रहे हो बीच में। हाँ जी, ये जवाब तो सब दे सकते हैं, लेकिन आप गई होंगी, लेकिन आप बैठी हुई थी बहुत देर तक क्लास में, तो आपने सुना होगा क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा था। उससे नहीं पूछो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं आपको। और सीधी होके बैठो, थोड़ा सा दूर हो इससे। हाँ चलो अब बताओ।
क्या प्रॉब्लम्स हैं बताओ। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं वो पैसे दे दे के बैठे होते हैं पर होता नहीं। सही, ये बस ये एजुकेशनल ये प्रॉब्लम है, ये लिखोगी एग्जाम में। और क्या है? और क्या प्रॉब्लम है इसमें? एजुकेशन के क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल है पाकिस्तान में? मेजर प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन में? बोलो ना, कुछ बोलने से पता चलेगा, ऐसे तुम्हारे मुस्कुराने या देखने से थोड़ी कुछ हमें समझ आ जाएगा। कुछ बोलना, बताना पड़ेगा आपको। बताएं और बताएं कुछ। सीरियसनेस नहीं है बोर्ड्स में, चीटिंग करवाते हैं बच्चों को मैट्रिक्स में। अच्छा, ये तो मैंने बताया भी नहीं यहाँ पे। और कौन बता सकता है? तुम बताओ, लड़के पीछे जो बैठे हो। वो खुद पढ़े लिखे नहीं, उनकी जाली डिग्रियां हैं, उनको पढ़ाना ही नहीं आता तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाँ, ये पॉइंट है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी तरह से वो करते ही नहीं है, स्कूल से आते ही नहीं है। अब वो अपने ट्रांसफर उसी सिटी में करवा देते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ पे वो जाते ही नहीं, स्कूल नहीं जाते, स्कूल खाली पड़े रहते हैं। तो उस वजह से बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कोई एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, मतलब खराब सिस्टम, पूरा खराब। तो उस हिसाब से एजुकेशन ये पूरी प्रॉब्लम है। सही, चलो ये साथ वाले को जगाओ, उठ जाओ भाई साहब। हाँ जी, तुमने क्या पढ़ा आज क्लास में? क्या देख रहे थे ख्वाब में? चलो छोड़ो, ख्वाब नहीं सुनाओ। आप बताएं, उनसे नहीं पूछा, आपसे पूछा है। कोटा सिस्टम बड़ा सर, कोटा सिस्टम, खोता सिस्टम। चलो, कोटा नहीं है, खोता सिस्टम। खोता वो डोंकी को बोलते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ, उनकी खुद तरबियत नहीं हुई भी, वो तो बेचारे खुद तरबियत याफ्ता है, और वो अपने टाइम पर आते भी नहीं है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ के भी टीचर्स हैं। फिर उधर जो तलबा हैं वो तो पढ़ना चाहते हैं, आते हैं तलबा, स्टूडेंट्स तो आते हैं माशाल्लाह, उनको पढ़ाने वाले फिर यही है, देहात का कोई आलिम दीन आ गया, उसने 2-4 घंटे पढ़ा दिया उनको जितना। इसी तरह वो 8-10 देहातों को वो अकेला बेचारा कवर कर रहा है। वो भी इंसान है, किस हद तक वो करेगा। खुद हमने सर्वे किया और हमें पता चली ये बात, हमने आंखों से देखा कि बेचारा बता रहे हैं मैं 2 मील दूर से पैदल आता हूँ, ना उसके पास साइकिल इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, और जिनको पगार वक्त पे मिल रही है, लाखों रुपए सैलरीज उठा रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे। हालांकि उनका हक है पढ़ाने आना तो टाइम पर, लेकिन वो आते ही नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं वो कबूल कर रहे। तो ये मसाइल हैं। और क्या मसाइल हैं बताओ, तुम बताओ। चलो, हमारे पास दीनी बोर्ड ही नहीं है, एक ही बोर्ड है, उस पर उसी से पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं। दीन के इल्म का, रिलीजियस एजुकेशन का तो एक ही बोर्ड है, और अच्छी बात है ना, उसी बोर्ड से ही सेम एक पैटर्न पर जो है एक लेवल की एजुकेशन दी जा रही है, ये अच्छी बात है। जबकि दुनियावी जो हमारी तालीम है उसके अलग अलग बोर्ड है और अलग अलग मयार है, एक तालीमी मयार नहीं है, ये गलत बात है। एक उर्दू प्राइमरी सिस्टम है, एक इंग्लिश सेकेंडरी सिस्टम है, एक फलाना सिस्टम है, ये अलग अलग लेवल बने हुए। तो ये एक गलत बात है, ये एक बुराई है एजुकेशनल वाइज। और सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बताया था पाकिस्तान का? टेररिज्म प्रॉब्लम, जो 2 किस्मों पर मुश्तमिल है। एक तो पाकिस्तान के अंदरूनी दहशतगर्दी है, एक बैरूनी दहशतगर्दी है। एक मुल्क को अंदर
मुख्तलिफ अंदाज से खोखला करने के लिए साजिशें की जाती हैं, और एक बाहर आलमी दुनिया के एतबार से देखा जाए तो साजिशें की जाती हैं। ये मसाइल हैं, समझ गए बात। और हाँ, ये भी चीज़ है। और बताएं। हाँ, गुर्बत भी है। गुर्बत कैसे, क्या बुनियादी इंतज़ामात होते हैं जो मुसलमान देखा जाए यहाँ पाकिस्तान में शहरियों को हासिल ही नहीं है। और ये हालांकि हिंदुओं के अंदर होता है कि निचली ज़ात है, ऊंचली ज़ात है, फ़लानी ज़ात है। ये मुसलमान के अंदर ऐसा है ही नहीं, मुसलमानों में नहीं होती ये बात। और क्या पढ़ा है बताओ। कराची की खुसूसन और पूरे पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, लेकिन आबादी खुद एक मसला नहीं है, लेकिन आबादी के कंट्रोल को लेकर चलना ये असल मसला है। चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन आप देखें मैनेजमेंट कितनी ज़बरदस्त है। तो मसला हमारे यहाँ मैनेज करने का है, और मुसलमानों की आबादी तो ज़्यादा होना ये तो अच्छी बात है, हर चीज़ बढ़ जाती है। आप पठानों में देख लें, बड़े आराम से बैठे हुए बड़े पठान 5-5, 6-6 बंदे गप्पे मार रहे हैं, उनके सारे बच्चे बच्चे ख़ानदान घर ने सब ने होटल संभाले हुए, कारोबार पे कारोबार चल रहे हैं। भाई काम तो ज़्यादा फिर बढ़ेगा। चले की आवाज़ें नहीं निकालो भाई। अहमद हसन नहीं है, अहमद इकबाल नहीं, आयशा रिफत, अलीशा वसीम। अलीशा वसीम कहाँ है? अलीशा वसीम कहाँ है? आप है? अलीश भाई बात, ये कहाँ चली गई? अलीश भाई बात आई नहीं। अलीजा असलम, अलीजे अशद, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान खान, असदुल्ला, असील, अती अजीज, आयशा खालिद। कहाँ है आयशा? बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन। कहाँ है बुशरा परवीन? ईमान, फरिया अहमद, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुगल, लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क तो उधर गई हुई है, मोहम्मद बख्श बलोच, महम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस शेख। क्यों? हाँ लगी हुई है, ठीक है। मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नास, निमरा तारी, उमेहा बिनत आरिफ, कुरतुल ऐन, राफिया अलीम, रक्षा कुमारी। ये कौन है? रमना इरफान। हाँ यही लड़की लगी हुई है, वो जो बुरखे के पीछे, जिसने उसके बैग के पीछे बुरखा किया हुआ है। रमना इरफान, रोहम रेहान, सफीना अकबर, समीर समी, सारा। अब ये सारा का भी लिखना पड़ेगा, ये 80 में आ रहा है। सारा के बाद है शफान, शाज, शीजा खान, सोहा खान, सुंगर रानी,
सुहानी, सुहानी का है। सईदा फिजा इसरार, सईदा हुनैजा अली, सईदा हुनैजा अली का है। अच्छा, सईदा तोबा इम्तियाज, सईदा तोबा किरण, तैयब अहमद, तैयब अहमद, तैयबा, तहरीम अक्कार, उम्मे अतिया, उम्मे अतिया का है? नहीं है उम्मे अतिया। उम्मे अतिया के बाद है वानिया खान, युसरा हयात, जहरा, जीनिया अली। मैंने दे दी थी एक करेक्शन के लिए, जीनिया अली। फर्स्ट की तो मैंने लगा दी।